महाराजांचा, क्रांतिवाद ज्योतिबा फुलांचा, छत्रपती शिवाजी महाराजांचा, छत्रपती शाहू महाराजांचा, बहुजन नायक मान्यवर कांशीरामजींचा, बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टीचा, बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टीचा। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद, अरे जिंदाबाद जिंदाबाद, अरे जिंदाबाद जिंदाबाद। गोसीखुर्द डैम भंडारा में है और भंडारा के अकेले लगभग 27 गांव उठाए गए, लगभग 26-25 गांव नागपुर जिले के उठाए गए, कुल मिला के 49 विलेजेस, 49 गांव ये गोसीखुर्द डैम बनाने के लिए उठाए गए। क्या उनका पुनर्वसन हुआ? क्या उनका रिहेबिलिटेशन हुआ? क्या उनको पूरी नुकसान भरपाई मिली? आज तक नहीं मिली। तो फडणवीस सरकार, अरे भाई आप तो विदर्भ वादा तो बहुत बार करते हो, तो कम से कम ये हमारे विदर्भ जिले के, भंडारा जिले के गोसीखुर्द डैम के प्रभावित लोगों को न्याय देने का काम अगर आपके रग में और आपके खून में विदर्भ के मिट्टी का रंग है तो विदर्भ के लोगों के साथ तुम न्याय करके रहोगे, वरना विदर्भ के विश्वासघाती आप गुनहगार लोग होंगे। ये मैं खुले मन से आपसे ऐलान कर रहा हूं। क्या विदर्भ में गढ़चिरौली जिला नहीं है? क्या गढ़चिरौली जिले के लोग काफी लंबे समय से अहेरी जिले के निर्माण की मांग नहीं कर रहे? टोटल जियोग्राफिकल एरिया जो गढ़चिरौली का है उसको ध्यान में रखकर अगर आप अहेरी जिला नहीं बनाते तो गढ़चिरौली लोगों के साथ आप अन्याय कर रहे हो। इसलिए इस मोर्चा की वो भी मांग है। हमारे खोबरागढ़ साहब भी गढ़चिरौली जिले में रह चुके हैं, कई संधि अधिकारी रह चुके हैं। ये गढ़चिरौली लोगों की मांग है कि अहेरी जिला बनना चाहिए और गढ़चिरौली जिले में आदिवासी बहुल इलाका, आदिवासी बहुल इलाके में पैसा कानून का राज होता है। उस पैसा कानून को पैरों तले दबाने का काम मोदी सरकार ने किया है। जिस गुजरात में 16% आदिवासी जनता है, 16% आदिवासी जनता है, उस आदिवासी के हकों का पैसा कायदा मिटाने का काम बीजेपी सरकार गुजरात में कर रही है। उसी तरह महाराष्ट्र में भी पैसा कानून का सत्यानाश करने का काम जो आदिवासी हित के लिए 1996 में पार्लियामेंट ने यह कानून बनाया, बल्कि बीजेपी सरकार उसकी धज्जियां उड़ा रही है, आदिवासियों का सत्यानाश कर रही है। उसी गढ़चिरौली जिले में एक समय में यही देवेंद्र फडणवीस कहते थे कि सुरजागढ़ प्रोजेक्ट गढ़चिरौली में नहीं बनेगा, आदिवासी को हकों की रक्षा की जाएगी, पैसा कानून का पालन होगा। और जैसे ये केंद्र में सरकार आए, राज्य में सरकार में बैठे, इन्होंने सुरजागढ़ प्रोजेक्ट को शुरू किया, खनिज उत्पादन को शुरू किया। और एक समय था जब फडणवीस ने यह वादा किया था कि सुरजागढ़ से पैदा होने वाला खनिज की फैक्ट्री गढ़चिरौली में लगेगी, लोगों को रोजगार मिलेगा। और कुछ बीजेपी के नेताओं ने रोजगार देने के नाम पर झूठे फॉर्म भी भरकर हमारे आदिवासी लोगों को गुमराह किया और रोजगार के लिए आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक से लोग लाए गए। क्या भाई ये महाराष्ट्र विरोधी काम नहीं है? क्या यह आदिवासी युवा विरोधी काम नहीं है? और इसलिए गढ़चिरौली जैसे जिले में भी आदिवासियों के साथ बड़ा बड़ा धोखा किया जाता है। ये बाकी आदिवासी नेता भी नहीं रखेंगे,
गढ़चिरौली का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिसका खुद का जाति का सर्टिफिकेट झूठा है, उसको नागपुर बेंच के सामने किसी ने चैलेंज किया है। वो आदिवासी है, लेकिन आदिवासी नेता लोग, आदिवासी एमपी एमएलए ये बीजेपी पे जाकर कुछ रामदास आठवले जैसे दलित नेता के सामने मुंह नहीं खोलते। ऐसे गद्दार नेता होते हैं। किसी ने ठीक कहा है कि भाई जुल्म का पेट एक दिन फटेगा जरूर, गरीबों का हक एक दिन बटेगा जरूर, लेकिन नापाक होती है कुत्तों की दोस्ती, काटेगा नहीं तो चाटेगा जरूर। ऐसे नेताओं के सहारे भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों के साथ विश्वासघात कर रही है और इसलिए बीआरएसपी पुरजोर समर्थन करती है। सूरजगढ़ प्रोजेक्ट प्रभावित लोगों के दुख और दर्द का हल होना चाहिए, अहेरी जिले का निर्माण होना चाहिए, पैसा कानून का अमल होना चाहिए। और इसके साथ क्या भाई, हमारे नागपुर के लोगों ने भी परसों बाबा साहब अंबेडकर के स्मारक के लिए बड़ा मोर्चा निकाला। सारे लोग कूद पड़े। नागपुर में बाबा साहब नाम के थोड़ा बहुत भी झंडा उठा लो तो सोया हुआ गधा भी उठ जाता है, मरा हुआ गधा भी उठ जाता है, मुर्दा भी उठ जाता है। लेकिन उस मुर्दे को बाद में कांग्रेस वाले अपना झंडा लगाते हैं। उस मुर्दे के ऊपर भी राष्ट्रवादी के लोग अपना झंडा लगाते और अपने बाबा साहब का झंडा कहीं नजर नहीं आता। बीआरएसपी ऐसे मुर्दे को भी गाड़ना भी जानती है और बदलवाना भी जानती है और इसीलिए अंबाझरी का स्मारक गिराया। क्यों भाई? फडणवीस जी क्या वजह थी? एनआईटी का घोटाला की चर्चा तो होती है विधानसभा में, अच्छी बात है। आरोप नगर विकास मंत्रालय चलाने वाले मुख्यमंत्री के ऊपर है, मुख्यमंत्री शंके के दायरे में आता है। लेकिन एनआईटी के भूखंड की चर्चा होती है, लेकिन अंबाझरी के गिराए हुए बाबा साहब अंबेडकर के स्मारक की चर्चा महाराष्ट्र के विधानसभा में नहीं होती। ये नागपुर में जो अंबेडकर राजनीति करने वाले कांग्रेस के एनसीपी के विधायक है, उनके लिए भी शर्म का मुद्दा है। उन्होंने भी इस बात के ऊपर गंभीरता से सोचने की जरूरत है। शताब्दी स्मारक कितने साल हो गए? 30 साल हो गए शताब्दी स्मारक को। अंबेडकर शताब्दी स्मारक नहीं निर्माण किया गया। अंबेडकर कन्वेंशन सेंटर नागपुर में अभी तक चालू नहीं हुआ, इमारत बन के कोने में खड़ी है, पड़ी है, आज तक शुरू नहीं हुआ। अंबेडकर नाम का स्मारक कोई नहीं बनने देता, लेकिन ये अपने दलालों को जमीन देने के लिए अंबाझरी का अंबेडकर स्मारक गिराकर वो जमीन किसी धन्ना शेठों के नाम पर करने के लिए सरकार जब काम करती है, तो कांशीराम जी ऐसे सरकारों को कभी कभी नालायक लोगों की सरकारें कहा करते थे। ये नालायक लोगों की सरकारें हैं, और अगर नालायक लोगों की सरकारें अगर ये काम करेगी तो हमारे साथ कभी न्याय नहीं होगा। और अन्याय का नया सिलसिला अब आपके सामने आ गया। क्या हुआ? महाराष्ट्र में भूमिहीन किसान और खेतीहीन मजदूर, इनकी आबादी बढ़ी है। सरकार के पास आंकड़े हैं। भूमिहीन किसान जिसमें ज्यादा पिछड़े वर्ग के ज्यादा है, भूमिहीन लोग ज्यादा है, खेतीहीन मजदूर ज्यादा है। और ये भूमिहीन किसान और मजदूर अपने रोजी रोटी के लिए कई जंगल में, कई पहाड़ में, कई और मुश्किल वाली जगह पे जाके 30-40 साल पहले बसे, छोटे घर बनाए, घर के सहारे जो बंजर जमीन थी उसको खेती में बदल दिया। अब सरकार कह रही है कि उस जमीन से हट जाओ,
चाहे वह जमीन सरकार की फॉरेस्ट की है, चाहे वह जमीन गायरान की है, चाहे वह जमीन गांवठान की है, चाहे वह जमीन तड़ जमीन है। अब सरकार ने कलेक्टर के माध्यम से सारे महाराष्ट्र के 36 जिले में लोगों को नोटिस दिए। मराठवाड़ा के 4 जिले के लोग, जालना, परभणी, बीड और नांदेड़, ये लोग नोटिस लेकर मेरे पास मुंबई में पहुंचे। मुंबई में नोटिस लेके आए। 1 हफ्ते का समय था। मैं सिर्फ राजनीतिक नेता नहीं हूं, मैं वकील भी होने के कारण ये हमारे 4 जिले के मराठवाड़े लोगों के तरफ से हमने हाईकोर्ट में अर्जी डाली और हाईकोर्ट में, मुंबई हाईकोर्ट में ये हटाने वाले कलेक्टर के आदेश के ऊपर हम लोगों ने उसके ऊपर स्टे ले लिया। और इसी कारण आज भी लोग वो अपने जगह पे है। स्टे 24 तारीख भी चलेगा और उसके बाद भी सरकार में कोई भी बैठा हो या उसका बाप की भी क्यों ना बैठा हो, आपको उस जमीन से कोई बेदखल नहीं करेगा। ये मैं पूरे मोर्चा में नागपुर के लोगों के समक्ष आपके सारे गायरान धारक जमीन वालों को मैं आश्वासित कर रहा हूं। इसके लिए महाराष्ट्र में एक बड़ा दलित नेता है, वो छुप छुप कर बीजेपी के साथ अलायंस करता है, खुलकर नहीं करता, लेकिन खुलकर उसका रूप अब लोगों के सामने आने लगा है। कई बार उसकी पोल खुलने में लगी है और वो जब बीआरएसपी ने मुद्दा उठाया तो वो तुरंत जा गया मंत्रालय में, शिंदे जी के पास तुरंत बैठा और फोटो निकलवाया। अरे शिंदे के साथ तुरंत कौन बैठ सकता है? जो शिंदे का दोस्त है वही बैठ सकता है ना। और शिंदे दोस्त किसका है? फडणवीस का है। तो एक आदमी शिंदे के पास जाके बैठेगा, शिंदे बीजेपी के पास जाके बैठेगा, तो तीसरा आदमी भी तो बीजेपी की पूछ पर कर नहीं चलता है ना। इतनी तो अकल अभी महाराष्ट्र के अंबेडकरवादी जनता को होना चाहिए। उसने बहुत कोशिश की कि ये भी मुद्दा मानेसर से हाथ से निकालो, लेकिन मानेसर हड़ का वकील भी है, प्रोफेसर भी है और पार्टी चलाने वाला नेता भी है। इसलिए इस मुद्दे के ऊपर उनको पीछे रहना पड़ा और वो चुपके से गलत तरह के राजनीति करने में लगे। लेकिन अच्छी बात है, 2 दिन पहले सुधीर मुनगंटीवार, ये महाराष्ट्र के फॉरेस्ट मिनिस्टर हैं, वन खाते उनके पास है। उन्होंने पिछले सरकार में करोड़ों पेड़ लगाए थे। कितने करोड़ लगाए? 33 करोड़। अब 33 करोड़ का आंकड़ा क्यों आता है बीजेपी का? क्योंकि वो 33 करोड़ को हमेशा ढूंढते रहते। अरे कोविड में एक भी तो काम नहीं आया था 33 करोड़ वाला। और अब मोदी भी कह रहे कोविड बहुत जल्दी आने वाला है, मास्क लगाना शुरू करो। अरे मास्क क्यों लगाते हो? 40 क्या वो हनुमान चालीसा करो ना, तुम्हारे हिम्मत है तो 33 करोड़ को बुलाओ और कोविड का मुकाबला करो ना। ये 33 करोड़ पेड़ लगाए थे। मुनगंटीवार जी के पेड़ 33 करोड़ किसने देखे? कह रहे भाई चंद्रपुर जिले वाले, ये हमारा किधर गया वो गायरान जमीन वाला एक लड़का है, किधर गया उसके 33 करोड़ पेड़? क्या नजर आते हैं? एक जगह भी नजर नहीं आते। लेकिन मुनगंटीवार ने 2 दिन पहले एक अच्छा बयान दिया। क्या बयान दिया? उन्होंने अपने एक बयान में विधानसभा के अंदर ये कहा कि महाराष्ट्र के सरकार के पास 36,000 स्क्वायर किलोमीटर जगह खाली है। कितनी जगह खाली है? 36,000 स्क्वायर किलोमीटर जगह खाली है। इसका मतलब
भूमिहीन लोगों को देने के लिए जमीन पर्याप्त है, जमीन पर्याप्त है। तो दादा साहब कर्मवीर दादा साहब गायकवाड़ सबलीकरण योजना के अंतर्गत प्रत्येक भूमिहीन परिवार को 4 एकड़ जमीन मिलनी चाहिए। यह बीआरएसपी का इस मोर्चे का जो डिमांड है सरकार को पूरा करना चाहिए, क्योंकि मुनगटी वार के मुताबिक अगर 36,000 स्क्वायर किलोमीटर जगह खाली है, इसका मतलब सरकार के पास जमीन है, तो सरकार ने यह जमीन लोगों को देना चाहिए। इस बात को सरकार को भी याद दिलाना चाहिए। और इसके साथ ही कल हमारे आदिवासी लोगों का एक मोर्चा आया था। किस बात को लेकर आया था? झूठे सर्टिफिकेट लेकर सच्चे आदिवासी की नौकरी छीनने वाले, झूठे कास्ट सर्टिफिकेट वाले लोगों के खिलाफ सरकार ने कार्रवाई करनी चाहिए। इसके लिए मोर्चा आया था, मोर्चा आदिवासी को आया था। लेकिन आपको बता दूं, 2017 में झूठे कास्ट सर्टिफिकेट लेकर सरकारी नौकरियों में आदिवासी की नौकरियां छीनने वालों के खिलाफ अगर पहला मुंबई हाईकोर्ट में रिट पिटीशन डाला है, तो वो भी डॉक्टर माने ने डाला है, किसी आदिवासी नेता ने नहीं डाला, आदिवासी नेता ने नहीं डाला, डॉक्टर माने ने डाला है। और पिटीशन में याचिकाकर्ता कौन है? याचिकाकर्ता उस वक्त भीमराव केराम, ये किनवट के आमदार अब बीजेपी के हैं, और एक दूसरा आदिवासी यवतमाल का, ये 2 याचिकाकर्ता है। लेकिन 2018 के बाद ये हाईकोर्ट के याचिका का क्या हुआ, ये पूछने के लिए एक भी आदिवासी नेता मेरे पास नहीं आया। ना यवतमाल का आया, ना किनवट का आया। तो आदिवासी नेता भी दलित नेता के तरफ वैसे का व्यवहार करते हैं। लेकिन आज भी मैं आपको कह रहा हूं कि चाहे बीडे के खिलाफ वाली याचिका या आदिवासी झूठे सर्टिफिकेट के खिलाफ वाली याचिका अगर किसी की है, तो वो डॉक्टर माने वकील की है और किसी की नहीं है। और वो लोग आए ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई आए ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई आदिवासी आए ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता है। और भीमा कोरेगांव के दंगल के लिए जिम्मेदार रहने वाले मनोहर भिड़े और दूसरा एक बोटी के खिलाफ तकरार देने वाले लोग कोई आए ना आए परवाह नहीं, लेकिन बीआरएसपी ये गुनहगारों के खिलाफ जंग जारी रखेगी, हाईकोर्ट में याचिका जारी रखेगी। इसका भी ऐलान मैं खुले मन से आज के नागपुर के ऐतिहासिक मोर्चा में आपके सभी लोगों के सामने कर रहा हूं। सरकार एक तरफ कह रही है कि सीमावाद खत्म होना चाहिए, सीमावाद, कर्नाटक महाराष्ट्र का सीमावाद खत्म होने में आपको दिक्कत क्या है भाई? कर्नाटक की सरकार बीजेपी की, राज्य की सरकार बीजेपी की, दिल्ली में बैठे मोदी बीजेपी के, तो चारों तरफ बीजेपी है, तो मामला मिटाने में दिक्कत क्या है? लेकिन एक तरफ से कर्नाटक का मुख्यमंत्री कहता है कि 1 इंच भी जमीन नहीं देंगे, जबकि मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। लेकिन कर्नाटक का मुख्यमंत्री अनाप शनाप बोलता जाता है और महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री
बस कितने अपने एमएलए बचे हैं, किसको मंत्री बनाना है, किसको संतरी बनाना है, इसी सोच में लगे रहते हैं। ये कर्नाटक के ऊपर बहस करते हैं। अधिवेशन विदर्भ में है, विदर्भ में चंद्रपुर जिला है, चंद्रपुर में जीवती तालुका है और जीवती तालुका में 15 गांव है। जो 15 गांव कभी तेलंगाना में रहते हैं, कभी महाराष्ट्र में आते हैं। ये 15 गांव में 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि ये 15 गांव महाराष्ट्र के हैं। ये गांवों के ऊपर अधिकार महाराष्ट्र का है। लेकिन आज तक जो भी महाराष्ट्र की सरकार रही, किसी लोगों ने वो 15 गांवों के ऊपर ध्यान नहीं दिया। पानी की व्यवस्था नहीं की, राशन की व्यवस्था नहीं की, रास्ते की व्यवस्था नहीं की। सांगली जिले के पास कोल्हापुर के बाजू में जत नाम का तालुका है, लोगों ने पीने का पानी के ऊपर महाराष्ट्र के सरकारों के ऊपर सवाल उठाए। किसी सरकार ने उनका पानी का मामला नहीं सुलझाया। नंदुरबार में आदिवासी बहुल लोग हैं, दुनिया में लोग हैं। नासिक के बॉर्डर पर आदिवासी लोगों की संख्या बढ़ी है। उन लोगों की समस्या के तरफ ध्यान देने का काम लोग नहीं करते, सरकारें नहीं करती। जब सरकारें नहीं करती तो ये लोग क्या करेंगे? राशन कार्ड मांगते, राशन कार्ड नहीं देते। पीने का पानी मांग रहे, पानी नहीं देते। जब महाराष्ट्र की सरकारें ध्यान नहीं देगी तो वहां के लोग करेंगे क्या? और इसको लेकर महाराष्ट्र के सरकार ने अभी गंभीरता से सोचना चाहिए। और इसलिए जब महाराष्ट्र के सरकार चलाने वाले लोग यहाँ के उद्योग धंधा गुजरात को भेजने का काम कर रहे हैं, क्यों भाई? हर कारखाना गुजरात में जाएगा, इंडस्ट्री गुजरात में लगेगी, तो महाराष्ट्र में पढ़े लिखे लोगों को रोजगार कहाँ मिलेगा? एक तो सरकारी नौकरी का आप कंत्राटीकरण कर रहे हो, खासगीकरण कर रहे हो, आउटसोर्सिंग कर रहे हो, और क्लास 3 और क्लास 4 इनकी नौकरियों को बर्खास्त करने का काम कर रहे हो। और जब नौकरियां नहीं दे रहे तो सरकारी नौकरियों का निजीकरण क्यों कर रहे हो? और इसलिए ये मोर्चा आउटसोर्सिंग खिलाफ भी है, कंत्राटीकरण खिलाफ भी है। और सरकार को ये चेतावनी करना चाहती है कि एक तरफ तो आप आरक्षण को नष्ट करने के लिए सरकारी नौकरियों का निजीकरण कर रहे हो, खासगीकरण कर रहे हो, आउटसोर्सिंग कर रहे हो, और यहाँ के युवाओं को, पढ़े लिखे रोजगार वाले लोगों को बेरोजगार बनाकर उनको आत्महत्या कराने के लिए मजबूर कराने का काम अगर यहाँ की फडणवीस सरकार करती है तो आपको विचार करना होगा। पुलिस की भर्तियां अभी चालू है ना, 18,000 जगह है, 18,000। अर्जियां कितनी आई? 18 लाख। 18 लाख जगह आई। जब 18 लाख एप्लीकेशन आती है तो महाराष्ट्र की कितनी बड़ी गंभीर समस्या है। और इसलिए बेरोजगारी के समस्या को भी हम लोगों ने ध्यान में रखकर अभी आपको भी सरकार को कि भाई इसके आगे आउटसोर्सिंग नहीं चलेगा। और मैं आपको कह रहा हूं कि सरकार के निजीकरण नीति को, प्राइवेटाइजेशन के नीति को, आउटसोर्सिंग के नीति को मुंबई हाईकोर्ट के सामने चैलेंज करने वाला दूसरा नया रिट पिटीशन और किसी का नहीं है, डॉक्टर माने का है। और किसी का नहीं है, दूसरे किसी नेताओं का नहीं, दूसरे किसी पार्टियों का नहीं। वो भी रिट पिटीशन बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी के तरफ से डॉक्टर माने का है। तो एक तरफ से अदालत की जंग और दूसरे तरफ से मैदान की लड़ाई लड़ने वाली अगर कोई पार्टी है तो बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी है। और इसीलिए ये आज का जो विशाल मोर्चा लाया गया, इसमें कई मुद्दे हैं, कई मुद्दे। आखिरी मुद्दा यह है भाई
कि महाराष्ट्र में बसवेश्वर को मानने वाले कई लोग हैं ना। महात्मा बसवेश्वर नागपुर में भी है, कोल्हापुर में है, सांगली सातारा में है, कर्नाटक में है। बसवेश्वर को मानने वाले बड़े लोगों की डिमांड है कि उनके लिंगायत धर्म को रिलीजियस माइनॉरिटी का दर्जा मिलना चाहिए। एक तरफ हिंदुत्व की राजनीति करने वाले भाजपा वाले और संघ परिवार वाले, इस देश में जो भी जन्मा है वो हिंदू है कहने वाले आरएसएस के सरसंघ संचालक। भाई आप वो लिंगायत धर्म वालों को भी आवाज सुनो। वो कह रहे कि हम हिंदू नहीं है, आदिवासी कह रहे हम हिंदू नहीं है, और बसवेश्वर के अनुयायी भी कह रहे हम हिंदू नहीं है, हम लिंगायत धर्म के हैं। तो उसका भी बीआरएसपी आज के इस मोर्चा में जाहिर समर्थन करती है। और कई कारखाने सरकार ने लिए लेकिन कामगारों को पैसा नहीं दिया। कन्नड़ में, औरंगाबाद जिले में एक कन्नड़ शुगर फैक्ट्री है, उसका बिक्री हुई 900 करोड़ रुपए लिया, लेकिन 900 करोड़ में से एक भी पैसा कामगारों को नहीं दिया। उसका भी लड़ा। अगर औरंगाबाद शहर में कोई लड़ता है तो बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी लड़ती है, कोई दूसरी पार्टी नहीं लड़ती। और इसीलिए लोगों के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए रास्ते पर भी और कानून के माध्यम से भी हम अपनी पूरी तैयारी के साथ आने वाले दिनों में महाराष्ट्र की धरती पर सही फुले शव अम्बेडकर के औलाद बनकर अपनी पूरी ईमानदारी के साथ लड़ेंगे। और जो बेईमान है उनके भी कपड़े उतारने का काम करेंगे। जो नालायक है उनको भी दुनिया के सामने एक्सपोज करने का काम करेंगे और साफ कहेंगे कि तू इधर उधर की बात मत कर, ये तो बता ये कारवा क्यों लुट गया। आणि हे सरळ सरळ प्रश्न घेऊन लोकांच्या मैदानामध्ये लोकांच्या समोर जाण्यासाठी आपण इथून पुढे मग कुठलंही इलेक्शन असो, आंदोलन असो, आणि इथून पुढे मी तुम्हाला सांगू इच्छितो की मी एकटाच नाही, राजकारण म्हणून नाही, तर दादासाहेब गायकवाडांच्या नंतर सगळ्यात मोठं भूमिहीनाचं आंदोलन जर कोणी महाराष्ट्रात उभं केलं तर ते आपण उभं करू। हे महाराष्ट्राच्या समोर दाखवण्याचं काम अगदी इजड खोबराडे साहेब असतील, आमचे दुसरे काही संघ अधिकारी असतील, त्यांच्या वतीने देखील आम्ही महाराष्ट्रातील जनतेच्या हितासाठी एक जमीन प्रश्नावरती आगामी दिवसामध्ये भव्य आंदोलन उभं करू। त्याच्यामध्ये तुम्ही ताकदीने उतरायचं। आणि एक सांगतो, बेकारी वाढती ना तर लगेच दुसरी परिषद आहे आणि त्या परिषदेचा नारा आहे अब की बार सिर्फ रोजगार। त्या परिषदेचा नारा आहे अब की बार सिर्फ रोजगार। त्याच्यावरती सुद्धा महाराष्ट्रामध्ये संपूर्ण रान तापवण्याचं काम बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी करेल। त्यामुळे कार्यकर्ते पदाधिकारी आपण गेल्यानंतर सदस्यता अभियान ताकदीने राबवा। उद्या नागपूरकरांची बैठक आहे, सकाळी 11 वाजता आहे, वेळेवर पोहोचा। पुन्हा फडणवीस गाडी पाठवेल म्हणून उशिराने येऊ नका। विदर्भावर अन्याय झाला हे वारंवार मांडू नका। कामचुकारकी आणि नालायकपणाचे पुरावे पुन्हा पुण्याची देऊन आपण आंबेडकरांची नालायक औलाद आहात हे दाखवू नका। आंबेडकरांची जर खरोखरची औलाद असाल तर आंबेडकरांसारखं वागायला शिका, त्या ताकदीनं काम करायला शिका। आणि म्हणून इथून पुढे गेल्यानंतर गावोगावी शहरी आपला आवाज बुलंद झाला पाहिजे। त्या बुलंद करण्याचा एकही मार्ग आपण सोडता कामा नये। आणि म्हणून हा मोर्चा संपल्यानंतर आपण जाताना, मला माहिती आहे काही सिंधुदुर्गचे लोक आहेत, काही कोल्हापूरचे आहेत, काही गडचिरोलीचे आहेत, काही ट्रेननं आलेत, काही 4 व्हीलरनं आलेत। जाताना आपण संभाळून द्यायचं। समृद्धी महामार्ग चांगला आहे पण मरायला पण जास्त लोक लागले अलीकडं, आकडेवारी बघितली असेल। त्यामुळे
नको त्या लोकांचे बळी नको. ज्यांच्या जावे अशी अपेक्षा करतो त्यांच्या जात नाहीत. नको त्या लोकांचे बळी जातात. तेव्हा समृद्धी मार्गाने जाणाऱ्या लोकांनी आपल्या गाड्या शांतपणे व्यवस्थित घेऊन जा. जाताना घरापर्यंत आपल्या सोबतच्या कार्यकर्त्यांना, महिलांना, विशेषतः मुलांना नीटपणे घेऊन जा आणि आपला आजचा संदेश महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यामध्ये पोहोचवा. तुम्ही काबाड कष्ट करून तुम्ही या मोर्चाला आलात. तुम्हाला कुणी गाड्या दिल्या नाही, कुठल्या भाड्यानं तुम्हाला भाड्यानं आणलं नाही. तुम्ही स्वतःच्या ताकदीवरती आलात, तुम्ही स्वतःच्या जीवावरती आलात. ट्रेननं आलात, 4 व्हीलरनं आलात, 2 व्हीलरनं आलात. म्हणून मी पक्षाचा अध्यक्ष म्हणून तुमचं जाहीर अभिनंदन करतो. तुम्हाला मान्यपूर्वक धन्यवाद देतो आणि इथूनच पुढं आपण आपला लढा अत्यंत तीव्र गतीने लढावा असं आवाहन करून या मोर्चाला ज्यांनी सहकार्य केलं त्यांना मी पक्षाच्या वतीनं, माझ्या स्वतःच्या वतीनं जाहीर धन्यवाद देतो.